महंगाई को कम करना था, लोगों की आमदनी बढ़ानी थी, सिस्टम को ठीक करना था, करप्शन को खत्म था, एहतसाब करना था, पुलिस और अदलिया में रिफॉर्म्स लाना थी। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद जाने क्या क्या करना था, लेकिन 3 साल बाद किए गए सर्वे के नताइज बता रहे हैं कि इमरान खान ने जो कुछ कहा था इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। सर्वे के नताइज बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कुछ कहते रहे और जो कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम इनसे मुत्तफिक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन पर अपनी रिपोर्ट जारी की, अपना सर्वे जारी किया है, जिसके अदाद-ओ-शुमार परेशान कुन है। इस सर्वे में मुल्क के हर सूबे के 4 शहरों से 1600 शहरियों की राय ली गई। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 93% पाकिस्तानी समझते हैं मौजूदा हुकूमत में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। हमने उनकी कीमतें नीचे रखी, लेकिन जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते हैं। सर्वे में 86% पाकिस्तानियों ने बताया कि 3 साल में उनकी आमदन कम हुई है और पाकिस्तानियों के ख्याल में महंगाई और बेरोजगारी की वजह क्या है, इसका जवाब भी तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 51% लोग इसकी वजह हुकूमती नाअहली समझते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन खत्म करने के बहुत से दावे और वादे किए थे, लेकिन 23% पाकिस्तानी समझते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह करप्शन के ऊपर हमने पूरा अब जोर लगाना है। कोई भी मुल्क जिसमें इतनी ज्यादा करप्शन हो, मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। करप्शन के ऊपर इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे। 16% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि महंगाई और बेरोजगारी की इस वजह से है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह दावा भी किया था कि जिन सूबों में उनकी हुकूमत है वहां की पुलिस को वो मिसाली बना देंगे। उन्होंने अवाम को ख्वाब दिखाए थे कि पुलिस को मॉडर्न फोर्स और मॉडल फोर्स बनाया जाएगा। ताहम इमरान खान की हुकूमत के 3 साल बाद भी 41% पाकिस्तानी पुलिस को मॉडल फोर्स की बजाय करप्ट फोर्स थे। ये जो मॉडर्न पुलिस स्टेशन आपने बनाए, ये सारे पंजाब के लिए मिसाल बनेंगे। खास तौर पर 30 साल से इस मुल्क में जिस तरह की गवर्नेंस सिस्टम आया, गलत आदतें पड़ चुकी हैं और इंशाल्लाह हमने इसको चेंज करना है और वो मॉडर्न पुलिस फोर्स बनानी है अपनी पंजाब को, कि जो सारा पंजाब इंशाल्लाह चंद सालों के बाद सारा पंजाब हमारी पुलिस के साथ खड़ा हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदलिया के निज़ाम में भी इस्लाहात लाने का ऐलान किया था। ये कहा था कि वो केसेस की जल्द समाअत और जल्द फैसलों के लिए लाहेअमल लाएंगे। ताहम उनकी हुकूमत के 3 साल बाद भी 17% पाकिस्तानी अदलिया को करप्ट समझते हैं। 2020 तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 46,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा थे, जबकि ज़िलाई अदालतों में ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 17,72,000 थी। हमने इंसाफ का निजाम ठीक करना है। मैंने चीफ जस्टिस के साथ हमने मीटिंग करनी है। सालों सालों केसेस चलते हैं, नीचे मसले हैं, कचहरियों में मसले हैं, लोगों के, आम आदमी को मुसीबत है। तो इंशाल्लाह एक ऐसा निजाम लाएंगे कि 1 साल के अंदर केस का हल हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेलाग एहतसाब की बात की थी। ये कहा था कि ताकतवर और कमजोर के लिए मुख्तलिफ कानून नहीं होगा, ताकतवर और कमजोर के लिए सजा और जजा का अलग निज़ाम नहीं होगा। लेकिन सर्वे के मुताबिक 86% पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमत के तो अपने अंदर एहतसाब का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। 67% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की एहतसाब की मुहिम को जुज़वी और नामुकम्मल करार दिया। ताकतवर के लिए इस मुल्क में मुख्तलिफ कानून है और बेचारा कमजोर के लिए मुख्तलिफ है। जब तक सजा और जजा का निज़ाम किसी भी इदारे में नहीं आएगा, कोई इदारा ठीक नहीं हो सकता। ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब ताकतवर और कमजोर का एक ही तरह का एक इंसाफ का निज़ाम आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये दावा भी किया था कि जिस तरह ठेके जारी किए जाते हैं इसमें करप्शन होती है। इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने ठेके देने का नया निज़ाम लाने का ऐलान किया था, लेकिन सर्वे के मुताबिक 10% लोग अब भी समझते हैं कि इस निज़ाम में जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे वो एक बड़ा एक सेट सिस्टम बन चुका था करप्शन का। ये जब आप जितनी ट्रांसपेरेंसी टेंडर देने में और बिडिंग में लेके आएंगे, उतनी कम गुंजाइश हो जाएगी करप्शन की। सर्वे से ये भी मालूम हुआ कि अवामी खिदमात की फराहमी में सुस्ती की जाती है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और तंग आकर अवाम रिश्वत देने पर मजबूर हो जाते हैं। 81% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो खुशी से रिश्वत नहीं देते। सर्वे के मुताबिक सफाई सुथराई, कचरा उठाने के लिए रिश्वत देना पड़ती, पानी की रसाई तक के लिए रिश्वत देना पड़ती है, यहाँ तक कि पानी की नकासी के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। ऐसा क्यों है, पूछेंगे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और रुकन असम्बली जनाब आमिर महमूद कयानी
कानी साहब से। कानी साहब शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये 3 साल की रिपोर्ट है, ये पिछले एतवार की नहीं, आपके दौर की रिपोर्ट है। ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसके बारे में आप जब अपोजिशन में थे तो आप इस पर पूरे एतमाद का इज़हार किया करते थे। आप भी वही एतमाद करेंगे और बताएंगे आप आवाम को कि ये आपकी नाकिस कारकर्दगी क्यों है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। देखें, एक चीज़ को हमेशा हमारा मीडिया भी नज़रअंदाज करता रहा है कि इस दौर में जब हम आए और इसके 1 साल से कम अरसे में कोविड जैसी मोहलक बीमारी आई और हमें अपनी सारी एनर्जीज़, रिसोर्सेज हमें फोकस करना पड़ा तकरीबन 1.5 साल, जो आज भी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दुनिया में अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोविड को हैंडल किया। ये इतना बड़ा क्राइसिस था कि कुछ चीज़ें हमसे ज़ाहिर है वो कम पीछे चलेगी, प्रायोरिटी वाइज मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत पीछे चलेगी। हमारी प्रायोरिटी चेंज हुई उस वक्त हमने किया। ये कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोविड जैसा किस्सा नहीं आया कि बीमारी नहीं आई, ये खुदा की तरफ से, और उसी सक्सेसफुली से हमने इसको सक्सेसफुली हमने हैंडल किया। अब लेकिन साहब इस कोविड ने आपको, अगर मैं इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को हम इसको डायसेक्ट करते हुए आगे बढ़े तो कोविड ने आपको रिफॉर्म्स लाने से नहीं रोका था सर, यही रिपोर्ट कह रही। अच्छा, ये मीडिया नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, सर्वे कह रहा है कि सर पुलिस रिफॉर्म नहीं ला सके आप, हेल्थ रिफॉर्म्स नहीं ला सके आप ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं ला सके। मैं बड़ा हैरान हूं कि मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, चैलेंज ये पाकिस्तान की नहीं, एशिया की नहीं, दुनिया की तारीख में विदाउट प्रीमियम हमने पूरा केपी हमने 60 अरब हमारा खर्च हुआ है पूरा केपी का, एक रेडी वाले से लेके सीएम तक हेल्थ इंश्योरेंस है। 1 मिलियन यानी 10 लाख इंश्योर्ड है। कोई केपी का बंदा जिसके पास आईडी कार्ड है केपी का, ही इज हेल्थ इंश्योर्ड। आप ये, मैं हैरान हूं कि मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि ये किस किस्म की, मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि दुनिया में ये प्रोग्राम मुझे कोई दिखा दे प्रीमियम के बगैर कि वो 350 अरब रुपया। मैं पंजाब में आता हूं, मैं देखिए मैं पंजाब में आता हूं, पंजाब में आप देख रहे हैं कि हमने 3 डिवीजन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर मैं आता हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सोए हुए हैं। मैं आपको कहता हूं कि 1 ट्रिलियन, अब ये करप्शन को मैं, आप करप्शन कहते हैं, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। $1 ट्रिलियन जो चोरी हुआ, हमसे पहले वो वजह सुन लें। आपका नेशनल हाईवे और जो बाकी जो आपके जो सड़कें बनी, लोकली बनी, मोटरवेज बनी, ये सब में आप अंदाजा कर लें कि जो अब बनी है, उस जमाने में बकौल के बहुत डॉलर सस्ता था, 104 रुपये था उस वक्त, सरिया सस्ता था, सीमेंट सस्ता था। आप इसकी इंक्वायरी प्लीज, आप, मैं चाहता हूँ उस पर आप टीवी पे आए, इंक्वायरी करते हैं, लेकिन ये बात तो रोजे रोशन की तरह कहने साहब सुनिएगा, आया है, आपको भी पता है, मुझे पता है, 2 जुमले मुझे सिर्फ कहने हैं। ये प्रोजेक्ट एफडब्ल्यूओ ने बनाए या एनएलसी ने बनाए, वो इदारे किसके हैं आपको पता है? आप तहकीकात करवा दें, पूछें इदारों को लाके आप। सर मैं तहकीकात आपको, जिसने भी बनाए हैं सर, 17 अरब का अब बन रहा है, जबकि आप कहते हैं महंगाई है, जबकि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती जी करप्शन हुई है, जिसमें हमने जो 37 बिलियन वाला था वो हम 17 बिलियन पे लाए हैं। करप्शन ये रिपोर्टें इनकी। कानी साहब एक काम करते हैं सर, हम महंगाई को कोरोना के खाते में डाल देते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो करप्शन बढ़ी है, ये डॉन की रिपोर्ट थी जिसपे हमने प्रोग्राम भी किया सर। 17 एसएचओज लाहौर में सिर्फ इसलिए मुअत्तल किए गए कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। 16,000 एफआईआर पुरानी डेट्स में दर्ज करना पड़ी। ये हालत है सर पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स की। 5 आईजी आप तब्दील कर चुके हैं सर। करप्शन खत्म करने से, करप्शन कम करने से, जो आपने 90 रोज में कम करनी थी, उससे तो आपको कोरोना ने नहीं रोका था ना। मैं जवाब देता हूं सर। बात ये है कि ये जो अभी 16,000 कटी हैं, तो ये 16,000 जो हमने एफआईआर काटी, ये आपका सीपीओ थे, पिंडी से आए थे। आपके पास देखें, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है। जो आपके इस वक्त सेक्रेटरीज लगे हैं या पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं, ये उस सिस्टम का हिस्सा है जो हमने इनहेरिट किया है, और हमने इनको बाकायदा पूरी तरह हमने कोशिश की है कि जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको ले गए। ये 16,000 किसने काटी? ये 16,000 जो सीपीओ को स्पेशली शिफ्ट किया गया लाहौर में, ताकि ये चीजें हम बेहतर कर सकें। अब उन्हीं सीपीओ साहब को इस्लामाबाद के लिए अपॉइंट किया गया अभी आईजी। मैं गुजारिश देखें मेरी, अभी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं सर। देखें, नहीं ये देखें, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन नहीं है। हमने बटन दबाना है और ब्यूरोक्रेट निकल आना है। ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारी कोशिश है कि जो बेहतर हैं उनको हम लेके आए, आगे लेके आए, पुलिस अफसर को बेहतर लेके आए।
आपने वोट लिया ना सर आवाम से, इस बात को आपने ये वादा करके वोट लिया। देखिए सर, ये बड़ी ऑनेस्ट बात होने जा रही है। आपने वादा किया कि 90 रोज में करप्शन खत्म करूंगा, आवाम ने इस एतमाद पे दे दिया आपको वोट। अब आप कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास बटन नहीं है, मशीन नहीं है। सर मुझे बताइए, तो आवाम से धोखा किया ना आपने। कर दूं मैं नहीं आपको करेक्शन कर दूं, अवाम ने हमें 5 साल का वोट दिया है, हमें 5 साल का वोट दिया और हम 5 साल बाद इंशाल्लाह आपने 90 रोज का वादा किया था। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को अकाउंटेबल करें। ये मैं एक मिसाल देता हूं, आपके नैब ने इस दौर में, हमारे दौर में, ये टेन्योर जो गुजरा इसमें 800 से प्लस 800 अरब से ज्यादा रिकवरियां की हैं। केसेस कौन से थे जिनको बर्फ खाने में रखा गया था? वो पुराने केसेस थे, रिकवरियां अब हुई हैं। और इसी तरह आपका सर वैसे जो ये आपका जो आपको मैंडेट 5 साल का दिया गया था, लेकिन आपको सर मैंडेट ये नहीं दिया गया था कि आप महंगाई बढ़ा दें, आप बैड गवर्नेंस शुरू कर दें, आप एक बड़े सूबे के ऊपर ऐसा वजीर आला बैठा दें जो कि अभी तक कह रहा है कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं। कोई बैड गवर्नेंस नहीं है। ये मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज देखें, ये पाकिस्तान हम सब का है। और जो मैंने आज तक मीडिया के मुंह से ये भी तो नहीं सुना ना कि कोई अच्छाई हुई है। मैं कहता हूं कोई बैलेंस चले, कुछ थोड़ा सा लोगों को एक ईमानदार आदमी आया है जिसके खिलाफ सारी पीडीएम इकट्ठी बन गई है, तो कुछ तो हुआ होगा ना। तो ये ईमानदारी में बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं सर, ईमानदारी में बात कर, और ये अभी देख लें, ये देख लें, आप काम करते हैं साहब, ईमानदारी में बात कर लेते हैं। मुझे आप 2 चीजों का जवाब देने सर, ईमानदारी पे आगे, ईमानदारी में बात कर, 2 चीजों का जवाब देने सर, 2 चीजों का सर, बड़ी ऑनेस्टली सर। वो 15 लोग जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया सेनेट इलेक्शन में, वजीर आजम साहब ने कहा मुझे पता है वो कौन है, आपके अपने लोग, किधर है वो? उनको निकाला क्यों नहीं पार्टी से आपने? एक दूसरा ये देखें, पेंडोरा पेपर्स आए थे, इसकी तहकीकात में आपने कहा था पहले इस्तीफा दिया जाए, बंदा पोजीशन से। पूरा सवाल सुने सर, आराम से जवाब दीजिएगा। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात हो रही है, यानी इसका जवाब दे दूं, मुल्जिम भी खुद और फिर जज भी खुद। इसका जवाब बड़ा मजेदार है सर, इसका बड़ा मजेदार जवाब है कि पीएम ने उस दिन नहीं कहा कि दे दिया। पीएम 2 महीने 3 महीने और 3 साल से जब केपी में इलेक्शन हुए और उससे पहले भी कहते रहे कि खुदा का वास्ता है कि ये जो आप सीक्रेट बैलेटिंग किस लिए करते हैं? 200 बंदे हैं, 300 बंदे हैं, आप अपने हाथ उठाएं और वोटिंग करें ताकि सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इलेक्शन कमीशन को इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इसके लिए कुछ करें, लेकिन हराम है कुछ हुआ हो, तो और वहीं का वहीं हमें सीक्रेट बैलेटिंग में डाल दिया। आज अगर पीएम देखिए, पिन पॉइंट करना नामुमकिन है कि इस बंदे ने करप्शन किया है या इस बंदे ने ये सेनेट के पैसे खाए, लेकिन जाहिर है वोटों में नजर जब गिनती हुई फर्क आया, लेकिन पिन पॉइंट करना कि ये था, एक्स था, वाई था, जेड था, इज नॉट पॉसिबल। शेख रशीद साहब ने भी कहा मुझे पता है, इमरान खान साहब ने भी कहा हमें पता है, वो बंदे किधर हैं? रशीद साहब को ज्यादा ही पता है, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता कि वो हमारे भाई हैं, उनको बड़ा इल्म होता है, लेकिन ये इल्म नजूम नहीं है भाई, ये सीक्रेट बैलेटिंग थी। अब वो निकल आता जी इस बंदे ने खाए हैं, उसकी जस्टिफिकेशन कौन साबित करता? द पॉइंट इज कि सिस्टम को ठीक करें। आप निटी ग्रिटीज को ठीक करने के बजाय जो इतना बड़ा हमने पिन पॉइंट किया यार, कि हाथ उठाएं और वोट दे दें ताकि सब पूरी कौम देखे किसने किसको वोट दिया है। तो ये क्या मुश्किल था? क्या मुश्किल था? इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खान साहब शुरू से पिट रहे हैं यार कि खुदा के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि यार इसको ओपन करें ताकि दुनिया देखे कि किसने किसको वोट दिया है। अब इसको भी अगर आप हमारे खाते में डालना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? यही पार्टियां उसके खिलाफ थी कि नहीं जी सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए। यानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फैसलाबाद में एक बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। औरतें बरहना मजमे में खड़ी थी, मजमा उनको कोस भी रहा था, कुछ लोग उनको मार भी रहे थे, लेकिन क्या इनको बरहना किया गया था? क्या वाकई हमारा माशरा वैसा हो गया है कि वहां पे औरत महफूज नहीं है? ये तमाम चीजें आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। पाकिस्तान की हर चौथी औरत घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही है। एक साल में खवातीन के खिलाफ जराइम की 20,000 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। 2008-18 में गैरत के नाम पर 1100 खवातीन को कत्ल किया गया था। जिनसी और घरेलू तशद्दुद के वाकयात के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का छठा खतरनाक बन चुका है। 2004 से 2016 के दरमियान औरतों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के 4,734 वाकयात रिपोर्ट हुए। गैरत के नाम पर 15,000 जुराइम हुए। खवातीन पर 1800 घरेलू तशद्दुद के वाकयात रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 2011 से 2017 तक खवातीन के खिलाफ 51,000 से जायद तशद्दुद के वाकयात सामने आ चुके हैं।
जिनसी हरासगी, ज्यादती, गैरत के नाम पर कत्ल, घरेलू तशद्दुद, तेजाब गर्दी, कम उम्री में शादियां। पाकिस्तान में औरतों के खिलाफ जुराइम की एक लंबी लिस्ट है और ऐसे ही जुराइम की वजह से सिनफी मसावात का आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में शामिल है। यकीनन पाकिस्तान में खवातीन की जिंदगी इंतहाई मुश्किल है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। चंद खवातीन के ऐसे वाक़यात भी सामने आ जाते हैं जो हकीकी मजालिम की शिकार खवातीन के केसेस भी मशकूक कर देते हैं। अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए जिनसी हरासगी के झूठे इल्जामात के वाक़यात भी सामने आ चुके हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद का वाक़या है, जब फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद और मुबैना तौर पर बरहना किए जाने की एक वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर कोहराम बपा हो गया। खवातीन पर मुबैना तौर पर जुल्म ढाने वालों के खिलाफ कानून भी हरकत में आया और 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और आज इस वाक़े की मुतासरा खातून का बयान भी सामने आया है, जिसमें इस खातून का कहना है कि मुल्ज़िमान ने उनके कपड़े फाड़े और 2 घंटे तक बरहना हालत में खुली सड़क पर तशद्दुद करते रहे। कल तक तो ऐसा ही लग रहा था कि फैसलाबाद में दुकानदारों ने खवातीन की बेहुरमती की सारी हदें पार करके इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन आज सामने आने वाली कुछ सीसीटीवी फुटेजेस से तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आया है, जिसके मुताबिक बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि दुकानदार जुल्म नहीं कर रहे थे और न ही जालिम थे। हमने भी तमाम फुटेजेस का बगौर जायजा लिया, बार बार जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि खवातीन को बेलिबास नहीं किया गया था, बल्कि खवातीन ने चोरी पकड़ी जाने पर अपने आप को खुद बेलिबास करके दुकानदारों के फंसाने की कोशिश की थी। हम आपको फुटेज आप देख सकते हैं इस पहली फुटेज के अंदर नाज़रीन कि सबसे पहले ये खातून जो है ये चोरी के इरादे से अंदर घुसती है और देख किस दीदा दिलेरी से ये 4 खवातीन दुकान के अंदर जा रही हैं। अब अगली फुटेज में आप दुकान के अंदर के मनाजिर देखेंगे। आप देखिए एक दुकानदार अकेला मौजूद है रिसेप्शन पे और एक खातून बगैर उससे पूछे दुकान के पिछले हिस्से में जाती है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में उसका दुपट्टा आ जाता है। बाकी खवातीन धड़ल्ले से चीजें उठा रही हैं और वो शख्स अपनी दुकान और अपनी दुकान का सामान बचाने के लिए बाहर भागता है ताकि बाकी लोगों को बुलाया जाए। खवातीन 4 हैं, वो अकेला नहीं रोक सकता। अब जिसके हाथ जो आया, ये देखिए अंदर से भी एक खातून निकली, उसके हाथ में जो कुछ आया ये सब लेके भाग रही थी। नजर आ रहा है कि चोरी नहीं बाकायदा डकैती करके भाग रही थी। वो 4 थी, ये एक था, वो उनको रोक नहीं पाया। अगली फुटेज दिखाते हैं आपको। अब देखिए अगली फुटेज जब सामने आएगी आपके सामने, उस फुटेज में आप देखेंगे कि इस शख्स ने उनको रोकने के लिए अपने बाकी साथियों को बुलाना शुरू कर दिया है। अगली फुटेज में आप देखेंगे कि एक खातून इस शख्स के हत्थे चढ़ जाती है और वो ये देखिए ये वो बाहर निकलना चाह रही है चोरी करके, डकैती करके, और वो शख्स उसको रोकना चाह रहा है, वो दरवाजा बंद कर रहा है। ये उसका राइट इतना तो है क्योंकि उसका सामान चोरी करके खातून जा रही है। आप देखिए कि बाकी खवातीन वहां से निकलने में कामयाब होती है। एक खातून को ये शख्स पकड़ लेता है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि दुकान में जिस तरह से उन्होंने चोरी की थी, उसके बाद जब उन्होंने निकलना चाहा, इसके बाद आप मंजर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो इंतहाई तकलीफ दे नाज़रीन, जिन्हें ना हम दिखा सकते हैं और ना देखने वाले देख सकते हैं, लेकिन सच वाज़े करने के लिए जिस हद तक फुटेजेस दिखाई जा सकती हैं वो हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये दिखाइए जी। अब आपको आगे दिखाते हैं कि खातून को जब ये अंदाजा हो गया कि वो पकड़ी गई है और ये देखिए कि वो बुला रहे हैं अपने बाकी साथियों को ताकि इन खवातीन को पुलिस के हवाले किया जाए या जो भी कार्रवाई करनी मकसूद है वो की जाए। ये देखिए दूसरी खातून ने अपने कपड़े खुद उतारना शुरू कर दिए। ये देखिए ये खातून अपने कपड़े खुद उतार रही है। ये हमने वो जगह जो ब्लर की हुई है, जो सर्कल की हुई है, ये वो मका, ये देखिए खुद अपना शर्ट या अपनी कमीज खुद उतारी गई है। अब आपको दूसरे मनाजिर की तरफ लेके चलते हैं नाज़रीन, जो सड़क की दूसरी जानिब लगे हुए सीसीटीवी कैमरे ने महफूज किए थे, जिसके मुताबिक होता क्या है कि खवातीन जो भाग गई होती हैं वो भी वापस आती हैं और वापस आके अपनी दूसरी साथी को बचाने के लिए वो कपड़े उतारना शुरू। ये देखिए वापस आके सड़क पार करके उधर चली गई थी, अब वापस आई, दोबारा वापस आके कपड़े उतारना शुरू कर दिए और कपड़े उतारना शुरू इसलिए किए कि वो एक साथी जो पकड़ी गई थी उसको बचाने की कोशिश है। ये वो मजलूम बनने वाला जो कार्ड है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस दौरान दुकान के बाहर लोगों का इतनी देर में हुजूम इकट्ठा हो चुका था। सीसीटीवी फुटेज जो अगली फुटेज आपको दिखाने जा रहा हूं वो आप देखिए। ये देखिए अब ये हुजूम इकट्ठा हो चुका है और ये औरत मुसलसल खुद को बेलबास कर रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा। यहां पे आप देखिए किसी ने भी किसी औरत को नहीं पकड़ा हुआ, कोई किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, ये सब सिर्फ आराम से खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं
लेकिन औरत मुसलसल खुद को बरहला कर रही है। हालांकि इन खवातीन पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया, किसी दुकानदार ने, किसी भी शख्स ने उनके कपड़े नहीं फाड़े नजर आ रहा है और ना ही फाड़ने की कोशिश की। ये मुकम्मल वाज़ेह है कि उन्होंने मर्जी से खुद को बेलिबास किया। अब हम आपको ये फुटेजेस नहीं दिखा सकते, सारी नहीं दिखा सकते, इस लिए कि ये बड़ी बेहुदा फुटेजेस हैं। कोशिश करते हैं धुंधला के जितना हो सके आपको दिखाते हैं कि कैसे खवातीन ने जुल्म और ज्यादती का झूठा ड्रामा किया था। असल फैसला तो कानून की अदालत में ही होगा, लेकिन ये हकीकत है कि माजी में भी इससे मिलते जुलते कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। अगवा या ज्यादती के झूठे इल्जामात लगाकर मुखालिफिन को फंसाने जाने की मिसालें मौजूद हैं। जिनसी हरासानी का एक मशकूक केस 1.5 माह पहले सामने आया, जब मुजफ्फरगढ़ की एक लेडी सब इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज इस इल्जाम का भांडा फोड़ चुकी थी, जिसमें खातून जोर जबरदस्ती के बजाय अपनी मर्जी से मुलजिम की गाड़ी में बैठी हुई नजर आई थी। इसके अलावा ज्यादती के झूठे इल्जाम के एक वाक़े की तो बाकायदा तस्दीक भी हो चुकी है। रवां साल सितंबर में खातून के साथियों समेत गिरफ्तार किया गया था। खातून ने फैसलाबाद में जमींदार से पैसे हथियाने के लिए ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस तफ्तीश और मेडिकल में यह इल्जाम गलत साबित हो गया। रेप के झूठे इल्जाम के हवाले से लाहौर के इलाके गुजरपुरा में भी एक वाकया सामने आ चुका है, जिसमें 2 लड़कियों ने इल्जाम लगाया था कि उनको अगवा करके गुजरपुरा फैक्ट्री में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। लेकिन फिर तफ्तीश में यह बात सामने आई थी कि दोनों लड़कियां रजामंदी के साथ मुल्जिमान के साथ गई थी, लेकिन पैसों के लेन देन पर तनाज़ा पैदा हुआ, जिस पर उन्होंने जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। 1 साल पहले 15 अगस्त को उकाड़ा से खातून वकील को अगवा और ज्यादती का वाकया सामने आया। अगवा होने वाली खातून वकील वीडियो में इंतहाई खौफजदा हालत में दिखाई दी, जिसमें खातून वकील अरशाद नसरीन ने बताया कि इन्हें किस तरह अगवा किया गया और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना किया। वीडियो के बाद आरपीओ और आईजी से लेकर वजीर आला और वजीर आजम की सतह तक नोटिस लिए गए। हुकूमती शख्सियात मुल्जिमान को पकड़ने के लिए सरगर्म हो गई। पंजाब बार काउंसिल की तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी गई, जिससे ज्यादती के इल्जाम और अगवा के ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। बार काउंसिल की तहकीकात में खातून वकील के मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया था कि इरशाद बीबी ने अपने मुखालिफिन को फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था। ये खातून वकील मुखालिफिन के खिलाफ इससे पहले भी मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। गुज़िश्ता बरस ही मुल्तान में भी एक खातून को गिरफ्तार किया गया, जो पैसे बटोरने के लिए शहरियों पर रेप के मुकदमा दर्ज कराती थी, लेकिन आखिर मुल्तान पुलिस ने इसका झूठ पकड़कर इसे गिरफ्तार कर। सिर्फ चंद केसेस हैं, न जाने कितने बेगुनाह अफराद जिनसी हरासानी के झूठे मुकदमात भुगत रहे हैं। ऐसे मुकदमात की वजह से 2 संगीन मसाइल जन्म लेते। एक तो वो जो हमारी बेटियां और बहनें जो वाकई ही रेप का शिकार होती हैं, इनका केस जोर हो जाता है, और दूसरा ये कि जिन पर झूठा इल्जाम लगता है वो मुआशरे में ठुकरा दिए जाते हैं। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से इंसानी हकूक की कारकुन मोहतरमा आलिया सारिम बनी साहब। आलिया साहब, आपको याद होगा लाहौर के एमएओ कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उन पर इल्जाम इस तरह से लगा, झूठा इल्जाम था, वो बीवी बच्चे वाला आदमी था, उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि उस पर झूठा इल्जाम लगा और उसको पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ नहीं था। मुझे बताइए, आज भी हमारे माशरे में खातून पिसी हुई है, खातून जुल्म का शिकार है, लेकिन अगर चंद काली भेड़ें ऐसी आ जाएं तो आपको नहीं लगता कि जो हकीकत में जिन पे जुल्म होता है उनके केसेस भी मशकूक हो जाएंगे? पहले नहीं खेला जाता था, अब बहुत तेजी से खेला जा रहा है। वो जो मार्च के महीने में मार्च निकली थी, उसके बाद इस चीज को बहुत ज्यादा तकवीयत मिली है। औरत के ऊपर जुल्म ना हो इसके लिए तो आप भी आवाज उठाते हैं, हम भी आवाज उठाते हैं, पूरा पाकिस्तान आवाज उठाता है। लेकिन जब औरत को, और जो औरतें इस चीज के बारे में बात करती हैं, वो तो मैं समझती हूँ कि कहीं खड़ी हो जाएं तो 10 मर्द वैसे ही रास्ता छोड़ देंगे। जिस औरत की हम बात करते हैं वो है पिसी हुई दबी हुई औरत, जिसको वाकई ना तो खाना दिया जाता है, ना सेहत दी जाती है, ना तालीम दी जाती है। लेकिन ये एक बड़ा सफर हमने तय किया है और इस सफर का नतीजा ये निकला है कि औरतों को इस अंदाज में, ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, अब तो बहुत तसलसल से वाकयात हो रहे हैं। यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान की जो खातून थी उनका भी नाम लेना जरूरी है कि वहां से लेके यहाँ तक के सफर में चंद महीनों की बात है, बल्कि बीच में बहुत सारे केसेस है जिनका हम जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन मैं जिक्र करती हूँ कि ये तो बरहना होने की, अपने आप को खुद बेलिबास करने की बात है। अगर वहां ले लें तो अपनी फेम की बात है। इसी बीच में वाकयात हम चैनल्स के थ्रू डिस्कस करते रहते हैं, केस स्टडी करते हैं, जिसमें एक औरत मुबैना तौर पर अपने शौहर को 3 टुकड़ों में कत्ल करके 3 टुकड़े उसके करती है और 3 हिस्सों में उसको बांट के और उसको दफन करती है, उसको पानी के में फेंक देती है और उसको जला देती है। तो ये जो औरत कार्ड वाली कहानी है, ये सिलसिला है, ये बहुत भयानक तरीके से अलग अलग रंगों में हमें नजर आ रहा है। औरत ना तो शौहर को कत्ल करती है, ना औरत अपने आप को बेलिबास करती है, और ना ही औरत फेम के खातिर अपने आप को इस तरह से
बहुत बुरी तरह लोगों के हवाले करती है। आलिया साहब, मैंने एक वाकये का जिक्र अपने इंटरव्यू में भी किया, वो वाकया कुछ इस तरह से था, उसकी आपकी डेफिनेटली आपको वो याद होगा वाकया, ये फैसलाबाद का ही वाकया है और मुतादिद ऐसे वाकयात हो चुके हैं। एक लड़की अपनी मर्जी से एक हफ्ता एक लड़के के साथ एक होटल में रहती है, दिन भी गुजर रहे हैं, रातें भी गुजर रही हैं, एक हफ्ते तक, और एक हफ्ते के बाद किसी बात पे झगड़ा होता है, कोई मसला होता है, तो उन पर जो है वो उस लड़के पे रेप का इल्जाम लगा दिया जाता है। वो बाद में पता चलता है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं था। तो तो हमारे यहाँ लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप होता आया है, आज तक हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इस ज्यादती के इल्जाम को भी अपने मफायदे के लिए इस्तेमाल करना, लोगों का फिर इससे भी यकीन उठ जाएगा। बिल्कुल बात यही अली भाई कि हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें चीजों को क्लियर रखना है। जो मजलूम है उसको मजलूम कहना है और जो जालिम है उसको जालिम कहना है। ना मर्द को मर्द काट खेलने देना है, उसको अपनी ताकत का इजहार नहीं करने देना नाजायज तरीके से, और ठीक इसी तरह हमने औरत को भी मजलूमियत का कार्ड नहीं इस्तेमाल करने देना। सोसाइटी दोनों से मिलकर बनती है, कोई एक भी इसको एक्सप्लॉइट करेगा तो इसका बैलेंस आउट हो जाएगा। आप जिस केस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जब अपनी मर्जी से, रजामंदी से कोई चीज होती है, अगर किसी औरत ने किसी नामवर आदमी को, किसी पैसे वाले को, किसी शोहरत वाले को अपने दाम में उसने लाना है, तो वो इस किस्म के काम करती है। और जब कोई रूह दुनिया में आने वाली होती है तो डीएनए का सहारा लेके उसी को ब्लैकमेल करती है कि डीएनए से साबित हो जाएगा कि सिलसिला कहानी क्या है, और उस वक्त वो मर्द उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं होता कि जब औरत अपनी आई पर आती है और अपने करने पर आती है तो वो उसको कहां तक घसीट सकती है। फिर वही मर्द जो उसको शायद पहले खिलौना समझ रहा होगा, उसकी ऐसी हालत होती है कि हाथों से क्या, पैरों को भी हाथ लगा लगा के माफिया मांग रहा होता है। फिर उसके बाद चाहे वो किसी भी बंधन में बंधे या कोई भी सहारा लें, कानून का सहारा लें, लेकिन औरत को अगर कोई कमजोर समझ रहा है, या वो औरतें जो हमारी सोसाइटी की अपनी रिवायती औरतें नहीं हैं, वो जिस अंदाज में औरत काट खेल रही हैं, अब उन औरतों को आगे आने की जरूरत है। उन केसेस को केस स्टडी के तौर पर लेने की जरूरत है जहां औरत अपनी बनाई हुई इज्जत को अपने हाथों से तबाह कर रही है। औरत अगर बाजार में खड़ी होकर कह दे कि किसी ने मुझे घूरा है, तो 10 मर्द खड़े होकर उसको मारते हैं। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं कि औरतें तो खुद बेलिबास हो सकती हैं बाजार में, तो अब जो ज्यादती और जो इज्तिमाई ज्यादती की सूरत हाल थी, या जो जबरी प्रोस्टिट्यूशन की बात थी, जब हम औरत के लिए आवाज उठाएंगे तो क्या ये बाज़गश्त हमारी जैसी एनजीओज के लिए या उन लोगों के लिए क्या मुंह पे तमाचा नहीं होगी कि आप जिन औरतों की बात कर रहे हैं तो वो औरतें सही हैं, या इन औरतों की बात आप करेंगे जो इस वक्त हम केसेस देख रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि मर्दों को नहीं, ये औरतों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमने इज्जत बचानी है, या इन चंद औरतों के एवज अपनी इज्जत को हमने दांव पर लगाना है। ना हमारे मर्द बुरे हैं, ना हमारी औरतें बुरी हैं, मुट्ठी भर ये मर्द हैं और मुट्ठी भरी ये औरतें हैं। हमने इनको दूध का दूध और पानी का पानी, और मैं नहीं समझती कि हुकूमत की तरफ से अगर वाकया आता, अगर हुकूमत मीनारे पाकिस्तान को और वो सारी चीजें ठीक हो जाती तो ये वाकया होता। अब हमें इंडिविजुअली आंखें खोलनी पड़ेंगी, हुजूम की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। ये हुजूम में ये सारे वाकयात हो जाते हैं जिसके बाद पता ही नहीं चलता, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं। इंडिविजुअली अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, इंडिविजुअली अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा कीजिए। अगर उस वक्त कोई मूवी बनाने के बजाय कपड़ा डालता या उन लोगों को हटाता तो मैं समझती हूँ हालात बेहतर हो सकते थे। बहती गंगा में सबने ही हाथ धो लिए और उसमें उन औरतों ने अपना मकसद हासिल किया, लेकिन औरत के नाम पे धब्बा लगाया, उसको जलील किया उन्होंने, उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ठीक है आलिया साहबा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपके कीमती वक्त का। दोस्तों, कराची में अचानक से जुराइम बढ़ गए हैं। क्या दोबारा वो पुराना दौर कराची का कि जब रातों को निकलना नामुमकिन होता था वो वापस आ रहा है? इसके साथ साथ मुबैना ऑडियो लीक पर भी बात होगी इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, कराची में जुराइम की वारदातों में परेशान कुन इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल स्ट्रीट क्राइम की 56,000 वारदातें हुई थी और इस साल वारदातों की तादाद 72,000 है। यानी इस साल गुज़िश्ता साल की निस्बत जुराइम की तादाद में 16,000 का इजाफा हुआ। कराची में इस साल 47,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं और चोरी की गई हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कराची में मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों में 86% इजाफा हुआ। 1,900 से ज्यादा गाड़ियां चोरी की गईं और छीनी गईं। कराची के शहरियों से 23,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स छीने गए। जुराइम की यह तादाद पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन पुलिस के तो अपने अफसर और एहलकार संगीन इल्जामात की जद में।
इस साल अगस्त में सिंध पुलिस स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कराची पुलिस के 100 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों के बारे में खौफनाक इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट ने बताया गया कि ये अफसर और एहलकार मंशियात फरोशों से भत्ता लेते हैं और मंशियात के अड्डों की सरपरस्ती करते हैं। ये चरस, हेरोइन, अफ्यून और आइस बेचने वालों से भत्ता लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मंशियात फरोशी के 363 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलाए जा रहे हैं। SHOs और DSP से लेकर नीचे तक अफसर और एहलकार आंखें बंद करने के एवज भारी रिश्वत लेते हैं। ऐसी खबर 2018 में भी सामने आई थी। कराची पुलिस के 202 SPs समेत 310 अफसर और एहलकार जुराइम पेशा निकले थे। इसके साथ साथ कराची पुलिस के एहलकारों पर जाली पुलिस मुकाबले में बेगुनाह शहरियों की हलाकत के कई केसेस हैं। कराची पुलिस के ही एहलकार शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में भी मुलव्विस पाए गए। 2017 में तो IG सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि सिंध पुलिस के 12,000 अफसर और एहलकार जुराइम में मुलव्विस है। तो क्या अब कराची में बढ़ते जुराइम की वजह यही है कि पुलिस खुद मुजरिमों से मिल चुकी है? समा न्यूज़ के नुमाइंदे यासर हुसैन से। यासर, ये हुआ क्या अचानक कराची को? हमने देखा था स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, हमने देखा था गाड़ियां छीनने या बाकी पेटी क्राइम्स में कमी आई है, कि दोबारा से इसकी जो रिसर्जेंस है वो क्यों हुई और कैसे हुई? जी बिल्कुल, देखें, जो स्पेशल ब्रांच वालों ने एक IR रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें कई ऐसे पुलिस एहलकार थे जिनका नाम जो है उसमें शामिल किया गया था, जिसमें प्राइवेट लोग भी शामिल थे, मगर जो पुलिस एहलकार थे उसमें उनके नाम और नंबर जो है वो शामिल किए गए और वो मंजर आम पर रिपोर्ट जो है वो आई जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि ये पुलिस एहलकार, ये पुलिस अफसरान जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनकी सरपरस्ती करते हैं, उनसे वहाँ जाके भत्ता लेते हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आती गई और शहर का जो आप क्राइम की बात कर रहे हैं उसमें जो गुज़िश्ता बरस है 2020 का, उसके मुकाबले में 50% जो है वो इजाफा देखने में आया है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो गाड़ियां छीनने और मोटरसाइकिल छीनने की जो वारदातें हैं वो तकरीबन 80% जो पहुंची हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 80 से 90 जो मोटरसाइकिल और जो गाड़ियां हैं वो छीनी और चोरी की जाती हैं। इसमें से कुछ रिपोर्ट की जाती हैं और कुछ जो है वो रिपोर्ट नहीं होती। जबकि अगर मैं मोबाइल फ़ोन और स्ट्रीट क्राइम की बात करूँ तो में मोबाइल फोन तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे 110 से 120 इस तरह का एक फिगर हमारे सामने आया है जो रोजाना की बुनियाद पे लोगों से छीने जा रहे हैं। लोगों की जानें जो हैं वो अब महफूज नहीं रही हैं। इसकी दो वजूहात सामने आई हैं। एक तो पुलिस जो भत्ता लेकर उनकी सरपरस्ती कर रही है, दूसरा जो मंशियात है उसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की और पिछले दिनों अपने नाज़रीन को भी दिखाई कि मंशियात का जो गठजोड़ है वो मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से जो है वो सामने आया। मोटरसाइकिल रात गए मंशियात की जो मंशियात पीने की जो आदी अफराद हैं वो मोटरसाइकिल शहर से चोरी करते हैं और बलूचिस्तान साकरान जो है वो ले जाकर फरोख्त करते हैं और उसके एवज जो है वो थोड़ी सी मंशियात जो है वो लेकर आ जाते हैं बासानी, जबकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हब के रास्ते वो बलूचिस्तान साकरान पहुंचते हैं और मोटरसाइकिल ले जाकर वहाँ फरोख्त कर दी जाती है। जबकि पुलिस जो है एक और जो चीज हमारे सामने जो पुलिस इलाकों के जहां पर ज्यादा वारदातें होती हैं, ये क्या मकामी SHOs होते हैं या बाहर के होते हैं, मतलब सिंध के बाकी इलाकों के होते हैं, कराची शहर के हैं? जी बिल्कुल, देखें हैदर, यहाँ पे जो ज़्यादातर SHOs हमने देखे हैं वो हसास इलाके हों या हसास इलाके नहीं हो। हमने जहाँ पर भी थाना इंचार्ज है जो कि स्टेशन ऑफिसर कहलाता है वो कराची शहर से बाहर का है। यहाँ पर जितने भी हमने देखे हैं वो तकरीबन 95% जो स्टेशन ऑफिसर वो कराची से बाहर अंदरूनी सिंध से लाए गए हैं जो कि अपनी यहाँ पर सीट पे बैठते हैं। मगर उनको अगर हमारी जो अपनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर हम बताएं, अगर एक शख्स जो सिंध से आ रहा है, अंदरूनी सिंध से आ रहा है, उसको कराची के हवाले से, उसको इलाके के हवाले से कुछ नहीं मालूम। खाली स्टेशन ऑफिसर ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे एहलकार हैं जो कि शहर से बाहर से यहाँ पे तैनात कर दिए जाते हैं। उनको नहीं पता होता कराची के माहौल का, कराची की गलियों का, कराची में जो ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं उसके हवाले से उनको इतना आइडिया नहीं होता। जब वो यहाँ पर ड्यूटी के लिए फराइज अंजाम देते हैं तो वो एक नाका लगा के खड़े हो जाते हैं। और हमने रात का ही देखा, जब सर्दियां हो या गर्मियां हो, ज्यादातर सर्दियों की रातों में वो जब नाका लगा के खड़े होते हैं तो मोबाइलों में शीशे बंद करके वो सो जाते हैं। कई दफा हमने ये चीज रिपोर्ट करी कि जो पुलिस एहलकार हैं वो रात गए अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देने के बजाय जो है वो मोबाइलों में रात को अपनी नींदें पूरी करते दिखाई दिए। तो जाहिर सी बात है जब पुलिस एहलकार अपनी नींदें पूरी करेंगे तो शहर में जराइम का रेशियो जो है वो बढ़ता चला जाएगा। खौफनाक डिटेल्स हैं यासिर, बहुत खौफनाक डिटेल्स हैं।
कि वो कराची जिसमें इतनी मुश्किल से अमन आया था वो दोबारा उसी रास्ते पे चल पड़ा है। पहले तो किसी जमात पे बात डाल दी जाती थी, पहले तो जमातों की और गैंग्स की लड़ाई पे बात डाल दी जाती थी। अफसोस का मकाम यह है कि इतने सालों से गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है और अभी तक पुलिसिंग ठीक नहीं हो पाई है। कभी किसी आईजी से लड़ाई, कभी किसी आईजी से फड्डा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो रिमार्क है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, वो गमाजी करता है कि ये मामला गवर्नेंस का है। क्या पुलिस ठीक करना क्या ये किसी हमसाया मुल्क का काम है? यहाँ की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस ठीक करनी है। और क्या 13 साल, ये तीसरी टर्म क्या कम है कि और कितना वक्त चाहिए मौजूदा गवर्नमेंट को पुलिसिंग को ठीक करने के लिए? मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपडेट किया। हम कोशिश करते रहेंगे कि अगले आने वाले हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कराची और बिलखुसूस कराची में जो क्राइम की सूरत हाल है उससे हम आपको वक्तन फवक्तन नाज़रीन आगाह करते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक, इसकी गूंज अब कमरा अदालत में भी पहुंच चुकी है और सुनी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके काबिल समात होने या ना होने के मुतालिक आज समात हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और दरख्वास्त गुजार वकील सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट सलाहुद्दीन के दरमियान अहम सवालों जवाबात हुए। अटॉर्नी जनरल ने मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त को प्रॉक्सी पिटिशन करार देते हुए कहा कि यह प्रॉक्सी दरख्वास्त है जो किसी और के लिए दायर की गई एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है, जिस पर पूरी अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई है। सारा मामला घूम फिर कर इसी हाई कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा एक अपील तक पहुंचता है और बड़ी गेम खेली जा रही है। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत ऑडियो, वीडियो और दस्तावेजात से अदलिया को बदनाम और हरासा करने का सीजन जारी है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि दरख्वास्त गुजार किसी और का केस लड़ रहे हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें कोई और इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पता लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया, रकम से भरे हुए सूटकेस किसे जाते रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा जो भी जिंदा लोग हैं इन सब का एहतसाब कर लेते हैं, सिर्फ एक वजीर आजम के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी कोई वीडियो नहीं आई। सैकड़ों लोगों की जमीनों पर कब्जा हो जाता है, इसकी कोई वीडियो नहीं आती है। वुकला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के कपड़े फाड़ देते हैं, फिर भी एक मजम्मती बयान जारी कर दिया जाता है। बार मेंबर्स ने ही सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल हर केस का जिम्मेदार बार एसोसिएशंस को ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा वजीर आज़म इमरान खान के अदलिया और जजेस के खिलाफ बयानात निकाल कर देख लें। ये तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का ना करें। कहा कि जिनकी केसेस वो हैं वो अदालत नहीं आए। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अदालतों को मुतनाज़े किया जा रहा है, अदलिया तहकीकात करवा कर ये सिलसिला रोक सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बयान हल्फी का केस इसी अदालत में ज़ेरे अल्तवा है। ऑडियो तहकीकात का मामला भी काबिल समात हो सकता है, जिस पर अदालत ने कहा कि बयान हल्फी का मामला अलग है। वो बयान हल्फी देने वाले खुद अदालत आए हैं। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं इस पर आपको भी यकीन नहीं कि ठीक है या नहीं। मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम ऑडियो तहकीकात की दरख्वास्त काबिल समात भी करार दे दें तो क्या होगा। आजकल ऑडियो वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे इस पर तहकीकात करें। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर ने अवाम का आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया पर एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। आज की समात के बाद अदालत ने मजीद दलाइल के लिए समात 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाए, इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।